हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके मैथ्स पेपर का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न में लिया गया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका मार्क्स बूस्टर की तरह रहेगा कि आपका मार्क्स को और बूस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कैसे आप एग्जाम में जल्दी फास्ट फॉरवर्ड बना सकते हैं, है ना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो देखिए 5005 का अगर हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो जाएगा 5 से अगर भागा दें, यहाँ हो जाएगा 1001। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको दें 7 से भागा तो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे 30 बचा, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 7 तिया 21 हो गया। अब फिर इसको 11 से भाग देंगे तो हो गया 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 3 तो है ही, तो 11 तिया 33 हो गया। यानी 5 7 11 13 हो गया इसका भाज्य गुणनखंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि विभाजन एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 है, q 8 है, r 0 है, तो b का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो a 72 दिया हुआ है बराबर b दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा b निकालना था, q दिया हुआ है 8 और r यहाँ पे 0 है, यानी b क्या हो जाएगा 72/8। तो 8 से जब भागाती है तो 9 हो गया, यानी b का मान 9 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, कि अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए 4 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है ना। तो देखिए 50 हम लोग जानते हैं कि अगर हर जो आपका है वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के तरीके के रहे तो जो आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा शांत। ठीक है, अब 50 को अगर लिखें तो 50 को लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 2, ठीक है, गुने 5 के पावर 2। तो देख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में तो है ही, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है पी एक्स का शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे एक्स एक्स को 2 बार कट किया है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो शून्यक हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जितना बार एक्स एक्स को कट करेगा उतना शून्यक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि x² - 15 का शून्यक क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 0 से 1 बराबर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² बराबर 15 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ ले लें वर्गमूल तो प्लस माइनस रूट में 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b है तो a प्लस b क्या हो जाएगा। तो a प्लस बी जो होता है वो होता है -b/a, यानी मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में रहता है तो उस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b की जगह पे -2 है, यानी -2/1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -2 + 2, यानी यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो 7 का 3 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे 1। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पे हल 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि समीकरण निकाय जो दिया हुआ यहाँ पे 2, कह रहा है इसका अनंत हल होंगे यदि, यहाँ पे इसका पहला नंबर आंसर हो जाएगा तब। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में दिया हुआ, क्या इसका बोल रहा है कि हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। देखिए x की जगह पे 2 रखें, 2 दूनी 4 और एक y की जगह पे 1 रखें तो हो गया 5, और जब x की जगह पे 2 रखें 3 दूनी 6 और y की जगह पे 1 रखें तो +2 हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया, यानी तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण निकाय यहाँ पे 2 दिया हुआ है, कह रहा है इसका अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। ठीक है, देखिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या हो जाइए a1/a2, ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी 4/2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे p/2 के। ठीक है, 2 से 2 घटा, यानी p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन इसमें है पूछा जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो आपको दिखेगा कि पहला नंबर जो है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
यहाँ पे कह रहा है कि बताओ यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण, क्या है इसका विविधकर बराबर है, विविधकर बराबर है, तो मूल निकालने के लिए बोला जा रहा होगा, है ना। निकाल के देखते हैं। यहाँ पे अगर डी निकालना चाहें तो क्या हो जा रहा है, विविधकर बराबर कैसे हो, निकाल देख लेते हैं। यहाँ पे मूल बराबर होना चाहिए, मूल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डी निकालना तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे -7 है, सी यहाँ पे 6 है, यानी बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 गुने ए 2 है और सी यहाँ पे 6 है, तो 7 7 49 -6 चौक 24 दूनी 48, यानी यहाँ पे 1 हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि इस समीकरण का विविधकर किसके बराबर है, सो पूछा जा रहा है, यानी तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 13 का। चलिए अगला सवाल देखिए 14 नंबर। कह रहा है यह यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा है मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। मूल बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, डी 0 के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे ए दिया हुआ 1, बी दिया हुआ यहाँ पे माइनस का पी और सी दिया हुआ 4, है ना। तो बी स्क्वायर -4ac ये 0 के बराबर है। बी क्या है तो -p का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने ए यहाँ पे 1 है, सी यहाँ पे 4 है, बराबर 0। तो यहाँ से हो गया -p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर -4 चौके 16 बराबर 0, यानी p स्क्वायर यहाँ पे हो गया 16। दो तरफ अगर यहाँ पे वर्गमूल ले तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 16 और रूट 16 होता है 4, यानी +-4 हो गया। यहाँ पे दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ 15 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक दिया हुआ x स्क्वायर + 5x - 6 बराबर 0, कह रहा है इसका घात होगा तो 2, समझ रहा है ना, क्योंकि देखिए हाईएस्ट डिग्री ही देखा जाता है, x का जो सबसे बड़ा डिग्री होगा उसी को कहते हैं घात, तो द्विघात समीकरण का घात 2 ही होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। 16 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे एपी जो दिया हुआ है इसका सार और अंतर क्या होगा, है ना। सार और अंतर के लिए क्या करते हैं, अगला में से पिछला घटाइए, तो 1.7 में अगर 0.6 घटाएं तो यहाँ से 1.1 आ गया, यहाँ से 16 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एपी दिया हुआ है इसका तीसरा पद क्या होगा। तो एपी में देखिए एक और से, तो ये पहला पद 10 है और जो आपका यहाँ पे सार और अंतर है वो जाएगा 7 - 10 यानी -3 हो जाएगा। इसका तीसरा पद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, a + 29d, ए यहाँ पे 10 है और +29 गुने डी यहाँ पे -3 है। अरे 30 = a + 29d कैसे लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए ये लगाएं कि ए एन के लिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n-1d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जोड़ 29 को अगर 3 से गुना किए, 29 को अगर 3 से गुना किए, है ना, तो यहाँ से हो गया -87 क्योंकि माइनस बाहर में था, और 10 में से 87 घटाएं तो हो गया -77, यानी यहाँ पे तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे अगला 18 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे 2 + 7 + 12 ऐसे 10 पद हैं, तो इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। गौर से अगर देखें यहाँ पे क्या दिखा कि ए तो 2 है, सार और अंतर देखें तो 7 - 2 मानी 5 है दिखा, और n यहाँ पे 10 बोल रखा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a + n-1d, n तो 10 बोल रखा है, 10/2, यहाँ हुआ 2 गुने ए तो 2 है प्लस n-1 तो यहाँ से 10 - 1 9 हो गया, गुने डी यहाँ पे 5 है, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी 5 गुने यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4 प्लस 9 बचे 45, यानी 45 और 4 49 हो गया, यानी 5 गुने यहाँ पे हो गया 49 को अगर 5 से गुना किए तो यह आ जाएगा 245, यानी आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई क्रमशः ए और एसी पर 2 बिंदु है तथा ये दिया हुआ है कि समानांतर है डी और बीसी। कह रहा यदि एडी और डीबी का रेशियो दिया हुआ है 2/3, ए दिया हुआ है 1.6, तो इसी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है ना, मान लो ये ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। कह रहा है डी एवं ई ए बी और ए सी पर है, तो मान लो ए बी पर डी है ऐसे और यहाँ पे ई है ना ए सी पर, इसको मिला दीजिए। अब कह रहा है डी जो है वो आपका समानांतर है बी सी के। कह रहा है यदि ए डी दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी दिया हुआ है 2/3, ए डी बटा डी बी दिया हुआ है 2/3, है ना, और ए ई दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसी का मान निकालो।
क्या आप लोग थेल्सफर में पढ़े थे? थेल्सफर में अगर पढ़े होंगे तो हो जाएगा AD बटा DB, ये बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। ये नहीं कहता है कि अगर DE जो है वो पैरेलल है BC के तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, और AD बटा DB दिया हुआ 2/3 और AE दिया हुआ यहाँ पे 1.6, EC निकालने बोला तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना करें, यहाँ हुआ EC बराबर 1.6/2 और गुने में यहाँ पे 3, इसको उड़ाएं, यहाँ पे नीचे बचा 10, 2 से 16 कटा 8 बार में 8 किया 24 हुआ, 24/10 किए तो 2.4 सेंटीमीटर हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि यदि यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप है, BC बटा EF दिया हुआ 3.5, तो बताओ एरिया का क्या हो जाएगा अनुपात। तो जो एरिया होगा ना, मान लो अगर यहाँ पे एरिया को दिखाएं A1 बटा A2 से, तो जो एरिया का रेशियो होगा वो इस साइड वाले रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे हो जाएगा 9:25। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी निकालना है ना। तो PQ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है कि x2 - x1, मतलब यहाँ पे हो गया -3 - 0 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1, यानी -4 - 0 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे गौर से देखें तो -3 - 0 यानी -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस -4 - 0 यानी -4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 9 होता है 25, और रूट में 25 हो गया 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर आंसर। 22 का हो गया 4 नंबर आंसर, 5 इकाई। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि बिंदुआ यहाँ पे 20 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, अगर x से नामकरण करें मध्य बिंदु को और y के नामकरण करें y निर्देशांक को, तो क्या हो जाएगा, देखिए x के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, x को जो भी दिया हुआ है 1 + 3 करते हैं बटा 2 करते हैं, तो 1 और 3 4 हुआ, 4/2 करके 2 आ गया, यानी x हो गया 2, और y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4/2, 2 और 4 6/2 हो गया, 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी y आ गया 3, तो x 2 हो गया, y 3 आ गया, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि ABC दिया हुआ है, तो बताओ ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, टेंशन मतलब ये चीज़ सिलेबस से हटा दिया गया है, ये चीज़ सिलेबस से हटा दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है cos A 3/5 है, तो cosec A बताओ किसके बराबर होगा। cos A दिया हुआ है, यहाँ मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे ये समकोण है। देखिए cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 3/5 दिया हुआ है, तो ये अगर निकालेंगे तो निकाल के चेक कर लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा। और cosec A जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब h/p, यानी हो जाएगा 5/4, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 26 कह रहा है यहाँ पे कि 2 sin A √3 के बराबर है, तो A का मान बताओ, यानी sin A क्या हो जाएगा √3/2, है ना। और साइन बताओ किस एंगल पे √3/2 देता है, याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो जल्दी से वीडियो बना दिया गया है, आप देख लीजिएगा, है ना, कैसे याद किया जाता है इसको। और सबसे आसान तरीका बताया गया है, इतना कह सकते हैं हम कि इसको दिमाग में रखने के लिए सबसे आसान तरीका बताया गया है, बिना रट्टा मारे दिमाग में घुस जाएगा। एक बार जाके आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल मेरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे याद रखिए, अगर नहीं याद है तो भाई 1 = 60 डिग्री होता है, बता दे रहे हैं हम ही। 26 का हो जाएगा तीसरा नंबर आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला ये भी सिलेबस से हटा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। अगला क्या, sin² A + cos² A का मान क्या होगा, यहाँ हो जाएगा दूसरा नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्या एक मीनार के शीर्ष यूनियन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा। देखिए मान लो ये AB मीनार है, और यहाँ पे कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 15। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मान लो यूनियन कोण निकालने बोला है, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 60 डिग्री दिया हुआ है यूनियन कोण। यहाँ पे हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब AB निकालना है ना। अब बताओ AB और ये BC के बीच रिलेशन कौन बताता है, 10, यानी 10 60 यहाँ पे हो जाएगा AB/BC। AB √3 हो गया, और AB 10 60 √3 हो गया। AB तो निकालना ही था, BC 15 है, यानी AB क्या हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तीसरा कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो आपका
कोई भी बाहर बिंदु होता है उससे स्पर्श रेखा मैक्सिमम 2 ही खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खूब ख्याल रखिएगा अपना अच्छे से, और एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिएगा ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आए। है ना, कितना सारा अच्छा काम हो रहा है, अच्छा 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 तब से बोले जा रहे हैं, ताकि आपका मार्क्स भी अच्छा आए, दिमाग में आपका अच्छा ख्याल आए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।